हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जुपिटर प्लस सी पीईटी के आंसर की देखेंगे। तो इसमें जो इसको 4 शिफ्ट में आपको पता हुआ था, 15 और 16 तारीख को। तो ये 15 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। इसमें आपको मिलाना कैसे क्वेश्चन को, क्योंकि इस बार जो सेट है पेपर सेट वो उसमें ABCD करके पहले आता था, पर ऐसा नहीं है। इस बार आपको क्वेश्चन से ही मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्वेश्चन के अनुसार ही मिलाइए, ठीक। और तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। तो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ताम्रपाषाण युग में तांबे का पहली बार जो है उपयोग किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो राजगीर में हुआ था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। तो मौर्य सम्राट अशोक इसका राइट था। फोर्थ है, संगमरमर पर पित्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। क्वेश्चंस था कि बहुत लोकप्रिय किसके समय में हुआ था। पित्रादूरा जो कि जड़ाई का काम था शाहजहां के समय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था। तो मुगल सम्राट का था। 1600 में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस टाइम पे कौन था, मुगल सम्राट। अगला क्वेश्चन है, भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया। विनोबा भावे। 7 क्वेश्चन है, दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर है। 8 क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई। जो राष्ट्रवाद है उसकी पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है। तो नेपाल और तिब्बत की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। उच्च आर्द्रता से जुड़ा हुआ उच्च तापमान, ठीक है। अगला है, भारतीय मानक ग्रामविच माध्य समय यानी जिसे GMT भी कहते हैं से आगे है। तो भारतीय जो मानक समय में वो ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी की निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो ऑप्शन आपको दिए गए थे, उनमें से ये पानी की उपलब्धता जो है ये आर्थिक कारण नहीं है, क्योंकि ये तो जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। पानी नहीं होगा तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा ना, तो ये आर्थिक कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी जो है उसे बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत की अगला क्वेश्चन था 16, भारत की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा, ठीक है, NDC के द्वारा। अगला है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं। आपको पता होगा 3 चरणों में, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो अधिकांश गतिविधियां कहाँ पर होती है, प्राथमिक क्षेत्र में, जिसमें कृषि से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का एक हिस्सा था। तो जो ऑप्शन में आप देख लेना, तो यहाँ पर सभी है, ये राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। तो सिडबी जो है वाणिज्य बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया। तो वैधानिक निगम, ठीक है, वैधानिक निगम आपको ऑप्शन में दिया हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है संघ की कार्यकारिणी में शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है। किसके पास होती है मौलिक अधिकार जो है लागू करने की शक्ति। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अगला है, निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो संसद जो है किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है। तो आपको अनुच्छेद बताना था कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताता है। तो 124 अनुच्छेद 124। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो उसके तापमान पर निर्भर करता है।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है? तो ग्रीन हाउस गैस है। निमोनिया 28 क्वेश्चन है। निमोनिया जो है मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ों को। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा बच्चों को होता है ज़्यादातर निमोनिया जो है। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन जो है एक कृत्रिम है, न कि प्राकृतिक। ठीक है, वनस्पति रेशा नहीं है। अगला है पादप कोशिका, प्लांट सेल भित्ति, जो कि पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। प्लांट सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, अब आ गया मैथ के क्वेश्चन। तो 5 मैथ के क्वेश्चन थे, यहाँ पर आप देख लेना। मैथ का ये इसका राइट आंसर है 30। ठीक है, और 32 इसका राइट आंसर था 100, और इसका था 20%। क्वेश्चन को आप देख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। ठीक है, 34 है। 5 परिणामों का औसत 46 है और पहले 4 का 45 है। तो 5वां परिणाम बताइए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे, तो इसका राइट आंसर था 50। 35 है, इसका था 14.26। ठीक है, अब आ जाते हिंदी पर। तो महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना था, तो महाधन ऋषि हो जाएगा इसका। 37 है, किस विकल्प में सब युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो अविलंब और अविलंब जो है, और ये अधर और विलोकित, ये इसका सही नहीं था। ठीक है, अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द जो है परस्पर पर्यायवाची हैं? तो पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो नूतन और पुरातन, ये सही था। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? असंभव बातों की कल्पना करना। तो ये आप ऑप्शन है, मिलाते रहिएगा, अपने पेपर आपके पास होगा तो उससे मिलाते रहिए। ठीक है, ये एक पैसेज आया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा सही है। 41 का था यहाँ पर, वाज कैरोलिन्स ब्रदर एंड आउटडोर टाइप, तो यहाँ पर नो था। वाई वर द सीक्रेट्स कलेक्टेड, तो फॉर बेटिंग यहाँ पर था। गिव सिनोनिम्स बताना था, यहाँ पर पार्शियल का क्या होगा? इनकम्प्लीट। और डिसअपॉइंट का जो है आपको एंटोनिम बताना था, तो सेटिस्फाइड। और यहाँ पर बताना था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड और कंपाइलिंग जो है डिक्शनरीज क्या है? लेक्सिकोग्राफी। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा रीजनिंग की क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया है, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी है। तो महिला नीलेश से किस प्रकार से संबंधित है? तो यहाँ पर वो हो जाएगा पत्नी। असंगत है, यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा असंगत है? तो 100 जो है यहाँ पर असंगत है। अगला क्वेश्चन है, क्यों असंगत है? क्योंकि ये 2 का क्यू है, ये 3 का और ये 4 का और ये 5 का है। ठीक है, तो ये 100 तो नहीं है किसी का भी। और ये आपको 6 का पता हुआ, ये 7 का है क्यूब। ठीक है, 48 क्या है? इसका शुक्रवार हो जाएगा। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 साल का डिफरेंस है और बीच में आपको लीप वर्ड्स भी यहाँ पर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? शुक्रवार। अगला क्वेश्चन है 49। यहाँ पर आपको ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 50, ये कौन सा 49 है? तो यहाँ पर जो है कंक्लूजन क्या था? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये इनमें से कोई नहीं बता रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 50 है, नॉर्मल को इस तरीके से लिखा जाता है। क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका राइट आंसर था TBGRFH। 51 है, निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया था? तो इजराइल ने। ये करंट की क्वेश्चन है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया था? तो गुजरात में किया था। अगला क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास चीन ने किया था? ठीक है, चीन ने किया था। आपको पता होगा नैन्सी पेलोसी जो अमेरिका की थी, वो ताइवान आई थी, तो उसी वजह से चीन ने ये बड़ा सैन्य अभ्यास किया था। 54 है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था? कोलकाता में। कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया था। 55 क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में किस नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था? तो स्काईलाइट का। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो मुंबई से अहमदाबाद। 57 क्वेश्चन है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बड़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत की? तो IIT मद्रास।
59 है, किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था? तो अमित शाह ने, होम मिनिस्टर है ये। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना था? तो गोवा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो यूएई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या थी? हंगेरियन फॉरियन। 63 है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? 25 ईयर्स। अंतर्राष्ट्रीय 65 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो माजुली द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश है। 68 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। 69, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला है, UNFCCC का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये तो हो गया 70। तो अब देख लेते हैं, ये पैसेज आया था, हिंदी का भी है। तो यहाँ पर आप देखना, क्वेश्चन को मिला लीजिए। साहित्य अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार पूरा करता है? तो पैसेज आपने पढ़ लिया होगा, आपके पास अगर पेपर है तो आपने पढ़ा होगा, उसका यह राइट आंसर होगा, दुष्प्रभावों को सामने लाकर। 72 का है, साहित्य में किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? तो राष्ट्र का इतिहास, गरिमा, संस्कृति, सभ्यता, पूर्वजों के विचार, अनुसंधान आदि तत्कालीन साहित्य द्वारा ही जाने जा सकते हैं। तो जो पैसेज में दिया होता है आपको वही लेना होता है, बाहर से आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है पैसेज में, ये इजी सा तरीका होता है पैसेज को करने का। अगला है, साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? क्योंकि साहित्य द्वारा समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर प्रहार करके उनमें सुधार लाने की कोशिश की जाती है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो साहित्य और समाज। 75 है, साहित्यकार समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो साहित्यकार समाज में अपनी कृतियों द्वारा आशा का संचार करता है और उत्साह एवं कर्तव्यवाद का संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है, फिर इसको पढ़ना है, इसको भी आपको करना है। तो जिज्ञासु को सत्य व अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? तो संकटों को सहते हुए निमित्त नाश किए बिना आगे बढ़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अस्सी की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? क्योंकि सत्य एवं अहिंसा का मार्ग जितना सीधा है उतना ही तंग और इस मार्ग पर चलना अत्यंत कठिन है। 78 है, सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें सभी करना है। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम शब्द उपयुक्त होगा? तो क्षणभंगुर। राइट, अगला क्वेश्चन है, सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? तो श्रद्धापूर्वक अंतः विद्यमान सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए सत्य का साक्षात्कार करें। अब ये कुछ आपके टेबल और ये ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन आए थे, आप उनको भी देख लीजिए। तो आप ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी का व्यय दिया गया है, यहाँ लाखों में है। ठीक है, तो ये व्यय वाला है, व्यय के मद आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसका पहला आंसर था 26.66 लाख। और अगला क्वेश्चन था इसमें था, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 0.6%। 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय, 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 68.33%। 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना था? तो 738.44 लाख। अगला क्वेश्चन है, सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्रमशः कितना था? तो 109:151 था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था कार से संबंधित था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, एक व्यक्ति ने एक दिन में 5 कारें खरीदी और 10 दिनों के लिए किराए पर रखी। तालिका को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर पूर्वक ध्यानपूर्वक इसके उत्तर करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कार का माइलेज दिया गया एक तरफ प्रतिदिन उपयोग हुए डीजल की औसत मात्रा, 10 दिनों के दौरान कुल दूरी तय करने में लगा कुल समय। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, तो इसके आपको पता। तो यहाँ पर 86 है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए और अपना आंसर जो है मिला लीजिए। तो यहाँ पर इसका था 25:36 और अगला का है ऑल्टो इक्विड वाला, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो इसका था 0 घंटा। अगला है 88, तो यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए 10 दिनों के दौरान मिनी कार द्वारा औसत गति 875 किलोमीटर की यात्रा करने में लिए गए समय का दिए गए 10 दिनों के दौरान कार स्विफ्ट द्वारा औसत गति 990 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए किए गए समय के अनुपात से याद करना है आपको। तो यहाँ पर 56:99 था इसका राइट आंसर। अगला है, इसका 61 किलोमीटर पर आवर था।
तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी कार ए और कार बी क्रमशः 150 घंटे और 300 घंटे में तय करती है, तो कार ए और बी की औसत गति बतानी थी, इनके बीच का अंतर। अगला था 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना था, तो 18:25 था। अब अगला क्वेश्चन था 2000 में कर्मचारियों की प्रारंभिक संख्या दी गई थी 5000। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना था। ये काफ़ी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था और थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन, टाइम भी ज़्यादा ले रहा था। तो ये क्वेश्चन जो है 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारी संख्या कितनी थी, तो 5000। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या कमी अधिकतम है, तो किस वर्ष में है, 2002 में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था 2002। अगला है 93। 2002 से 2003 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई थी, तो 1%। 94 है 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत था, तो 96.15%। 95 है दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना है, तो 9:13। एक है दंड आलेख था ये। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना था आपको, विगत वर्षों में कंपनी द्वारा खिलौनों का उत्पाद लाखों में दिया गया है, ये उत्पाद दिए गए हैं लाखों में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताना है 96 2013 से 2014 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग प्रतिशत गिरावट कितनी थी, तो 20%। ठीक है, अगला है 2015 और 16 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के युग्म के औसत उत्पादन की बिल्कुल बराबर था, तो 2012 और 2014, 2012 और 2017। 98 है 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, तो 137.15%। और ये लास्ट क्वेश्चन है, पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुई, तो 2017 में। और ये है 100 क्वेश्चन, दिए गए कितने वर्षों में खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, तो 4 वर्षों में जो है खिलौनों का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत का उत्पादन से अधिक था। ठीक है, तो ये तो हो गया अब पहली पाली का, यानी कि 15 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, ये उसके आंसर की थी। हम जल्दी से सेकंड शिफ्ट का भी 15 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट में हुआ था 3 से 5, उसका पेपर लेके आएंगे। फिर हम 16 के भी दोनों ही शिफ्ट के पेपर लेके आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।